जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं चिरमिरी और हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर गौतम विश्वास जी, जो हैं विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय सदस्य, साथ ही भाजपा के सक्रिय सदस्य मनेंद्रगढ़ विधानसभा से। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप लोग का अनेक अनेक धन्यवाद जो चिरमिरी में पावन धरती पर आकर के हम लोग का सुख दुख का साथी का खबर लेने आए हैं, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। आप कुछ रायपुर से आए हैं और हमारा ये बीच में आए हैं, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे आए और हम लोग का सुख दुख के खबर आप लोग पूरा दुनिया को दिखाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आगामी चुनाव हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को आपका क्या योगदान रहेगा, आप किस रूप में योगदान देंगे? आगामी चुनाव मीन्स 2023 में हम लोग इस तरह के तैयार हैं जैसे जंगल का शेर को छोड़ दिया गया। हम लोग कार्यकर्ता और पूरा उच्च तरीके का नेतृत्व जैसे शेर की तरह काम कर रहे हैं। ये चुनाव 2023 का नहीं है, 2024 को हम लोग सोच के चल रहे हैं। ये 2023 का चुनाव हम लोग का सेमीफाइनल है। 2024 में हम लोग नरेंद्र मोदी को अधिक से अधिक वोटों में जिताना चाहते हैं। पूरा भारतवासी को मन का इच्छा जो जगाना चाहते हैं कि पूरा 2024 में पूरा बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को दोबारा लाना चाहता हूं कि दुनिया का दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी क्या करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी क्या किए हैं, उसको हम लोग दिखाना चाहते हैं। बहुत सारा कानून व्यवस्था है जो कांग्रेस सरकार 75 सालों में हिंदुओं को इतना खोखला कर दिया, उनको पैर के नीचे का ज़मीन खिसक लिया है। ऐसा ऐसा कानून बनाया है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चला गए थे तो वह एक शर्तों पर तो लिखा था जिसमें ये लिखा था कि आप 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हमको किंग को देंगे, ब्रिटिश किंग को देंगे, और 30,000 टन गोमांस हमको प्रति वर्ष पहुंचाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो क्रांतिवीर है उन लोगों को जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र और प्रमुख क्रांतिवीरों को पकड़ लेंगे, जिंदा हो या मुर्दा, वो हमको हैंड ओवर करना पड़ेगा। ये कानून जो है 50 साल तक आप कोई सांसद, कोई एमएलए अपना संसद भवन में उजागर नहीं कर सकता, और आगामी 50 साल तक उस कानून को आप किसी भी तरह से पलट नहीं सकते हैं। तो वो जो 50 साल हुआ था तब यहाँ का प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उस टाइम ये बदलना नहीं गया है, लेकिन अभी 30 साल उसको और बढ़ाया गया था। अभी 2024 में जब नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो 30 साल पूरा होगा, वो कानून को फिर हम लोग बंद करेंगे। ये हम लोग आज़ादी लेकर भी गुलामी पाल रहे हैं। अच्छा सर, आगामी चुनाव है तो इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो है तैयारी कैसी है इस बार? हमारा विधानसभा मनेंद्रगढ़ 02 है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छी ढंग से तैयारी है कि हम लोग कभी भी चुनाव हो तो हम लोग बहुमत से यहाँ जीत जाएंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। जैसे कि हमारा यहाँ 4 मंडल है और चारों मंडल में हम लोग इतना तैयारी है कि कार्यकर्ता से लेकर ऊपरी नेतृत्व तक इतना मजबूती ढंग से जनता के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जनता का दुख सुख में हम लोग हैं। इस बार हम लोग जनता को जो मूलभूत सुविधा है, ये पिछले गवर्नमेंट एकदम कुछ भी नहीं दिया है और गुमराह किया गया है। इस गुमराह के चलते जनता बहुत क्रोधी है। इस क्रोधी के नतीजा ये है कि हम लोग जनता के साथ हैं और जनता के साथ और नेतृत्व मंडल मिल करके ऐसे चुनाव करेंगे ताकि हम लोग बहुमत से बहुमत मतलब आपको मतलब 1/3 से हम लोग जीत जाएंगे। और ऐसा कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ नहीं दिया जा रहा है इस विधानसभा जनता को, जैसे कि रोजगार, एजुकेशन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, पानी का व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट है ना, ये सब व्यवस्था एकदम नहीं है। आपके यातायात की व्यवस्था इतना ख़राब है कि रेल व्यवस्था है नहीं है।
और यहाँ का जो सड़क व्यवस्था इतना गंदा है, इतना गंदा है, शायद कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। पूर्व विधानसभा चुनाव में हमारा रायपुर के मुनत जी आए थे, मुख्यमंत्री के साथ आए थे, और यहाँ आकर के कुछ नेता और कुछ अधिकारी को कि यहाँ का लोग कैसे रहते हैं, कैसे इन लोग जीवन यापन करते हैं, यहाँ का सड़क इतना बेहाल क्यों है। लेकिन यहाँ का अधिकारी कुछ नहीं सोचते हैं। यहाँ का जो पानी का व्यवस्था है, घर घर नल होना चाहिए, घर घर जल होना चाहिए, नहीं है। आवास योजना के जो पैसा है, आवास योजना का पैसा यहाँ पब्लिक को देना चाहिए, पब्लिक को ना दे करके आवास योजना स्थगित किया गया, और वो पैसा वहाँ अपने पास रख के या तो ये यूज़ होगा या तो सेंट्रल में वापस चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट यूज़ नहीं करेगा तो, है ना। रोजगार का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, या कोई इंडस्ट्री नहीं है, खुदा भरोसा है कब होगा। SSCL एक यहाँ का अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं, रोजगार यहाँ था। आज का SSCL यहाँ रिटायरमेंट हो रहा है, तो यहाँ का आदमी रिटायरमेंट के साथ अपना अपना गांव या अपना अपना शहर में पलायन कर रहा है। लेकिन यहाँ का जो जनता का जो मूलभूत सुविधा ये एकदम नहीं है, रोजगार नहीं है। और एजुकेशन की बात करूँ, यहाँ का लड़के लोग पढ़ने भिलाई जाते हैं, रायपुर जाते हैं, बिलासपुर जाते हैं, अदर स्टेट चला जाते हैं पढ़ने। यहाँ का कोई एजुकेशन क्या, यहाँ 2-4 इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हो सकता, 2-4 एक मेडिकल नहीं कॉलेज हो सकता है, होता है तो राजनीति का चाल में उसको फंसाया जाता है, होता नहीं है। 10 साल 5 साल 20 साल उसको फंसाया जाता है। जैसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज कब के पास हो चुका है, अभी भी वो ढंग से नहीं संचालित हो रहा है। मनिंदगढ़ जो हम लोग का मेडिकल कॉलेज आने वाला था, पहले डेंटल कॉलेज आने वाला था, कैंसिल हो गया है, वो सबको जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। आज जो मेडिकल आया MBBS करने के लिए, वो देखिए राजनीतिक श्रेय लेने के लिए वो उसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के कहना था कि 23 से चालू कर दिया जाए, लेकिन आज तक कुछ भूमि पूजन हुआ ही नहीं है, उसका लैंड का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया है। यहाँ का बहुत मुद्दा है, एक से मुद्दा नहीं है, क्या बताऊँ। जैसे जब आप जनसंपर्क करते हैं, जनसंपर्क में जाते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या है डॉक्टर ऐसा माना जाता है कि आम जनता से जो है बहुत ही घुल मिल के रहते हैं, और जो आम जनता है या आपके पेशेंट बोला जाए, वो बहुत ही मानते हैं डॉक्टर को, एक प्रकार से भगवान के रूप से भी मानते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि विश्वास भी करते हैं, और आपका नाम भी है डॉक्टर विश्वास। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है सर, जब आप जनसंपर्क भी करते हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा जो है समस्या भी कौन सा आ रही है? जी, आपको है मेरे को विश्वास बोलने वाले को धन्यवाद। बात यह है, मैं एक दंत चिकित्सक हूँ, लगातार 25 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के नाते इस एरिया को, जैसे ग्रामीण क्षेत्र 52 पंचायत है या शहरी क्षेत्रों, और इधर आपके सोनाथ साइड में भी पंचायत है, ये सब मेरा घर टू घर और प्रत्येक पब्लिक के साथ मेरा इतना परिचय है कि नाम से जानता हूँ, काम से जानता हूँ, और उसके व्यवहार से जानता हूँ, और किस तरह के उन लोग चाहत है वो मैं जानता हूँ, और उनसे भी मैं परिचित हूँ। मतलब इस सिर्फ ये विधानसभा नहीं है, आसपास मनिंदगढ़ विधानसभा, सोनाथ विधानसभा, बैकनपुर विधानसभा, इधर आपको तानाखार विधानसभा, इधर आपको पेंड्रा एरिया, इस सब एरिया मैं पब्लिक से इतना परिचित हूँ कि आपको सबके नाम से काम से परिचित हूँ। और उनके कहना है मेरे पास आके सब कहते हैं, मन का भड़ास निकालते हैं, डॉक्टर साहब ये नहीं है, डॉक्टर साहब वो नहीं है। तो मैं बोलता हूँ मैं तो साधारण आदमी हूँ, आपको क्या कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब स्कूल में यही समस्या है, हम लोग का स्वास्थ्य व्यवस्था यही नहीं है, हम लोग का ये है कि आज भी आप देखिए, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था का छोटा सा एक उदाहरण दूँ। अभी हाल ही में एक गर्भवती महिला को सांप ने काट दिया था, तो उनको एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस से दूर की बात, गाँव में सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, तो वो चारपाई में 4 जन बांध के झापा बांध के लेके आए हैं। ऐसे हमारा वनांचल में प्रांतीय ग्रामों में देखा जा रहा है कि आज में मूलभूत सुविधा से दूर है। तो उन लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब क्या करें, तो हम लोग उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, सुख दुख के बात सुनते हैं, लेकिन हमारा गवर्नमेंट नहीं है। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब घर द्वार नहीं है, तो आवास योजना उनके लिए आया है, लेकिन आवास योजना का पैसा सरकार रोक के रखे हैं। स्वास्थ्य सुविधा जो स्मार्ट कार्ड के पैसा है, आदमी जाके ट्रीटमेंट करे, वो भी गवर्नमेंट वर्तमान जो स्टेट गवर्नमेंट उसको बंद करके रखे हैं,
है ना। तो इसके लिए साधारण आदमी हमारे पास आके बड़बड़ाते हैं, क्या करो भैया कुछ तो बोलिए। तो बोलते भैया ये सरकार चेंज होगा, हमारा भाजपा सरकार आएगा, आपको स्वास्थ्य सुविधा के लिए 5 लाख का जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी कार्ड दिया जाएगा, स्मार्ट कार्ड आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करेंगे और घर घर में आपको आवास योजना देंगे। गांव में ऐसा अर्थनैतिक परिस्थितियाँ है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हर किसी को ज़रूरत है आवास योजना के लिए, उसका आवास योजना दिया जाएगा, घर घर नल कनेक्शन दिया जाएगा। और एक छोटी सी मुद्दा है चिरमिरी शहर के लिए। चिरमिरी शहर में जब रिटायरमेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट उनसे एक ऐसा लिखित लेता है कि आप इस घर छोड़ के चला जाइए, और एक लिखित लेता है। अगर आप घर छोड़ के नहीं जाते हैं तो ग्रेजुटी का 3 लाख रुपया कंपनी जमा ले लेता है, तो अब तुम ये घर में रह जाओ। मेरा कहने है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है आवास योजना के तहत, अगर कोई आदमी रिटायर्ड बनकर उस घर लेना चाहते हैं, जिस घर में रह के 40 साल नौकरी किए हैं, उस घर को उनका ही प्रोवाइड कर दिया जाए तो हमारा पलायन जो है चिरमिरी से कम होगा। ये बात जब जीएम साहब के पास ये लेटर आया हुआ था, ये जीएम का स्टाफ मिलके इसको इग्नोर किया गया। ये इग्नोर करने से चिरमिरी के पलायन और वृद्धि हुआ। और मैं बताऊंगा इस चिरमिरी में अगर 8-10 माइंस और खोला जाए तो यहाँ का रोजगार वृद्धि होगा। या खोलूंगा करके श्रेय ले रहा है, कोई खोल नहीं रहा है। यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट चाह नहीं रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर करे तो यहाँ का माइंस 2 तो खोले तो और कर्मचारी आ जाए तो यहाँ का वातावरण सही हो जाए रोजगार की। दूसरी बात, यहाँ का ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इतना गंदा हो चुका है कि नागपुर हम लोग का ऐसा एक रेल स्टेशन है, अगर दिल्ली जाने वाला, जबलपुर जाने वाला या रायपुर दुर्ग जाने वाला ट्रेन अगर हमारा नागपुर में रुके तो हम लोग का बहुत सुविधा होगा। बाल बच्चों लेके हम लोग या कोई वृद्ध लोगों को लेकर के हम लोग को ये चारचा जाना पड़ता है या वो बिजुरी जाना पड़ता है, हम लोग का बड़ी कठिन समस्या है। और इधर का जो चिरमिरी का जो स्टेशन है यहाँ से भी ठीक से संचालित नहीं हो रहा है, तो हमसे गुजारिश है कि यहाँ का सरकार कुछ ध्यान दे, है ना। यहाँ का नगर निगम के अंदर सड़क योजना इतना खराब है कि इतना गंदा है कि हाथ से आदमी हम लोग जी रहे हैं इस जीवन में, लेकिन ये आधुनिक जीवन नहीं है। ये हम लोग 50 साल नहीं 100 साल पीछे पड़े हैं। कॉलेज का देखो ये स्थिति गंभीर है, दीवार टूट रहा है, बिल्डिंग टूट रहा है, स्कूल भवन टूट रहा है। आपको सड़क में तो घर घर नल योजना होना चाहिए। ये हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एक स्वास्थ्य, ये जल योजना इतना ज़रूरी है कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए घर घर में नल योजना देना ज़रूरी है। स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए वो तो खुदा भरोसा पड़े हुए हैं, है ना। आपको कोई अच्छा ट्रीटमेंट लेना है तो आपको पैसा गट्टी भर के लेके रायपुर में प्राइवेट मेडिकल में जाइए तो आपको जान बचेगा, अन्यथा रास्ता में जाते जाते आपको हो सका टाइफाइड, है ना। ऐसा होता रहता है। चिरमिरी वासियों के लिए बड़ी दुखदायक है। एक अपोलो हॉस्पिटल है, सिर्फ वो पैसा गिनना जाता है, किसी को जान देता नहीं है। एक बार घुसा लिया तो जान बेहान करके आपको पैसा लेगा, 10-20 लाख लेकर छोड़ देगा। आदमी जाए कहाँ? यहाँ के मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमारा चाहिए, नहीं तो हमारा आने वाला सरकार मेडिकल करके ही छोड़ेगा। पहले काम है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, घर घर आवास योजना हो, रोजगार हो, है ना। यहाँ का कानूनन व्यवस्था इतना गंदा है, कानूनन व्यवस्था में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ श्रेय ले रहा है। श्रेय मत लो भाई, कानूनन व्यवस्था को मजबूत करो। इतना कानून व्यवस्था गंदा है कि आप सोच नहीं सकते। ट्रैफिक में देखिए मोटरसाइकिल के पीछे इतना साइलेंसर डब 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 कर रहा है, इतना डीजे बाज रहा है जो कि एक हार्ट पेशेंट सुने तो वही वो मौत हो जाएगा। यहाँ का कोई डिलीवरी पेशेंट को आप ले जाएंगे बैकनपुर, बोलेगा कि यार तुम तो मनिंदगढ़ का आदमी हो, वहाँ क्यों नहीं जाते? तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ ही नहीं है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मनिंदगढ़ वाला आदमी हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप जगह नहीं है। मैं उस दिन जिक्र किया था, भैया आपका मनिंदगढ़ का सॉरी बैकनपुर का हॉस्पिटल स्टाफ ऐसे कहा दिया, आप लोग कुछ कीजिए। तो वहाँ का राजनेता ही कह दिया कि आप लोग मनिंदगढ़ के दिखाइए। तो मनिंदगढ़ कहाँ दिखा हुआ? तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने, ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट के हाथ में जब डिस्ट्रिक्ट इतना दिन पहले ही बन चुका है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देना चाहिए। व्यवस्था एकदम से पुराना बेहाल, ब्रिटिश अमल का जो परिस्थिति थी आज भी वही हाल है ना। तो मैं चाहता हूँ यहाँ
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी आ जाए, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो ताकि यहाँ के बच्चों बाहर जाके पढ़ना पड़े। बाहर जाके पढ़ने में कितना खर्चा होता है, माँ बाप को कितना टेंशन होता है, मेरा बच्चा बाहर है। लेकिन यहाँ का जनता के साथ हम हैं, यहाँ का गवर्नमेंट नहीं चाह रहा है। चाहे तो यहाँ सब व्यवस्था हो सकता है, 2-4 इंजीनियरिंग कॉलेज हो, 2-4 नर्सिंग कॉलेज हो, 2-4 मेडिकल कॉलेज हो और एजुकेशन हो, साइंस कॉलेज हो, तो बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाएगा। आपको टिकट मिल जाती है इस बार, तो आपके तरफ से अगर आप टिकट मिल गया और विधायक भी बन जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या क्या कार्य करेंगे आप? सर्वप्रथम यहाँ का रोजगार, घर घर रोजगार देने का प्रयास करूँगा। हर किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ करूँगा, एजुकेशन हब बनाऊँगा, टूरिस्ट पॉइंट बनाऊँगा। सभी धर्म का, जैसे कि मस्जिद हो, दुर्गा मंदिर हो, जैन मंदिर हो, क्रिश्चियन का चर्च हो, और ऐसा बनाना है कि आदमी दूर दूर के लोग आके यहाँ वो दर्शन करने आए, तो ये टूरिज्म प्लेस बन जाएगा। यहाँ हमको इकोनॉमिकल बढ़ जाएगा, ट्रेन के आने जाने की व्यवस्था बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि यह टूरिज्म बढ़े, व्यवसाय बढ़े, होटल बढ़े, है ना। तो हमारा चांस है कि पहले टूरिज्म बढ़ाऊँगा। पार्क होगा, जो वर्तमान पार्क है गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है लेकिन पार्क का फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, बच्चा एंजॉय नहीं कर सकता। एंजॉय करने के लिए कुछ चाहिए ना, इंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ चाहिए ना। यहाँ का बच्चे लोग घर स्कूल अपना इंटरटेनमेंट करने का कोई जगह नहीं है। मैं आऊँगा तो बच्चों को ये व्यवस्था को ज़रूर करूँगा कि भाई तुम एंटरटेन करो, पढ़ो, और अपना शहर में पढ़ो, बाहर मत जाओ, बाप माँ के सामने पढ़ो तो बाप माँ की चिंता कम हो। और मैं यहाँ का जनता को ये दिलानाऊँगा, रोज़गार अच्छा दूंगा, रास्ता सड़क अच्छा बनाऊँगा, भ्रष्टाचार दूर करूँगा। जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये भ्रष्टाचार को एकदम जड़ से निकालूंगा। अच्छा सर, कुछ आपसे व्यक्तिगत क्वेश्चन है। जैसे सर आपका राजनीति सफ़र कैसा रहा, आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, कोई आपके प्रेरणा स्रोत थे क्या? क्या है, मेरा राजनीतिक स्रोत हमारा आडवाणी जी थे। मेरा उम्र जब 16 साल था, मैं 87 में मैं आडवाणी जी का पहला रथ यात्रा में शामिल हुए। और उस दिन जो भारतीय राजनीति में 14वां लोकसभा चुनाव था, उस टाइम 14 लोकसभा में उम्मीद है 87 या 97 सीट आया हुआ था। तो उस टाइम से पहला रथ यात्रा से मैं बीजेपी का झंडा उठाया हूँ और झंडा का डंडा बड़ा मजबूत से मैं पकड़ा था। और उस सफ़र मेरा था, उस टाइम आडवाणी जी, जोशी जी, मुरली मोहन जोशी और कलराज मिश्रा, इन लोग एक्टिव में थे। और ये रथ यात्रा चलाए हुए थे मोदी जी, आडवाणी जी ने। और उस आडवाणी जी का रथ यात्रा से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। और मैं ये राजनीति बहुत दिन चलाया। चलने के बाद मैं फिर कुछ दिन गृहस्थी जीवन में बिताना पड़ा, फिर भी मैं इसमें जुड़े हुए थे। लेकिन अभी कुछ सालों से इससे बहुत एक्टिव हो चुका हूँ। इसके साथ मैं एनजीओ भी चलाता हूँ यहाँ। आज भी मैं सक्रिय सदस्य हूँ, विश्व हिंदू परिषद का सक्रिय सदस्य हूँ और एनजीओ चलाता हूँ। यहाँ का लोकल जनता के साथ घुल मिल करके काम करता हूँ। और राजनीतिक जीवन मेरा आनंददायक है। और प्रेरणा दिया था मेरा आडवाणी जी उस 87 में पहला रथ यात्रा से क्या आप भाजपा से पिछले 36 वर्ष से जुड़े हैं? मतलब कई राजनेता ऐसे रहते हैं कि फेर बदल करते रहते हैं, तो आप ऐसा भाजपा में क्या देखे सर? भाजपा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा क्या लगाव है जो आप अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? मैं भाजपा में 87 से टिल डे आज तक एक ही स्टेज में हूँ। आप पूछे कि भाजपा बदल क्यों नहीं दिए, यही आपका मंशा था। भाजपा क्या जानते हैं, भारत को टुकड़ा करने वाला कांग्रेस का मनसा जो था ये आपको कांग्रेस ने किया है। और इतना पीड़ित हुआ पाकिस्तान का हिंदू और बांग्लादेश का हिंदू लाखों करोड़ को जान गए हैं। और भाजपा ने कहा कि ये गलत है। और ये जो भाजपा का मूलभूत उद्देश्य है कि हिंदुओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, कांग्रेस जो सोचा नहीं है। हम लोग नौजवान थे, हम लोग बच्चे थे, उस टाइम हम लोग का ये दिमाग में आया है कि भाजपा छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है जो हिंदुस्तान को बचा सके। कानूनी तौर पे कांग्रेस अपना हिंदुत्व का नीचे का माटी खिसक लिया है। आप हिंदू हैं,
आप 2 बच्चा से 3 बच्चा होगा तो आपका गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन एक मुसलमान का मोर बच्चा हो जाए फैसिलिटीज़ मिलते जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारा कानून है जो 370 से भी कठिन के नियम है जो कांग्रेस ने लागू कर चुके हैं। उस नियम को जो भाजपा चाहे कि इसको हमने ख़त्म करेंगे, और ये ख़त्म एकमात्र नरेंद्र मोदी के माध्यम से हो सकता है। अदरवाइज कोई नेता का इतना ताकत नहीं है कि ये इतना कठिन कठिन नियम को ये हटा सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं हमारा सेमीफाइनल ये आपका 2023 का छत्तीसगढ़ का चुनाव, फाइनल 2024 का मोदी जी को 24 में हमको जिताना है, ये हमारा मकसद है। और भाजपा से जुड़ने का कारण यही है कि पूरा भारत नहीं, भारत के बाहर में जितने हिंदू हैं उसको संरक्षण देने के लिए एक ही रास्ता है, वो बीजेपी छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं 36 साल 36 ईयर से मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, और हमारा एक ही स्टेज है, आने वाला स्टेज भी यही भाजपा रहेगा आमरण दिन तक। इस बार कौन सी रणनीति अपनाएगी अपनी सरकार बनाने के लिए? रणनीति कुछ नहीं है भाई, रणनीति जनता के राय है, रणनीति कुछ नहीं है, जनता के राय है। जनता जो चाहता है वही रणनीति है। आप जनता के छोड़ के कोई रणनीति अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारा कार्यकर्ता से लेकर ऊर्ध्वतन नेतृत्व जो है एवरीवन, हम लोग शेर जैसे तैयार हैं। हमारा कार्यकर्ता भगवान है, हमारा ऊर्ध्वतन जो है वीर है। ये हम सब मिल करके हम चाहते हैं आने वाला चुनाव में छत्तीसगढ़ में बहुमत नहीं 70 से भी अधिक सीट ले आएंगे, और जनता को जो आकांक्षा है उसको हम पूरा करेंगे और सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के साथ ही जनता के जो डिमांड है, किसान के साथ जो छलना किया गया है, जनता का साथ जो छलना किया गया है, सारी चीज़ हम पूरा करेंगे। जनता के साथ है, किसानों के साथ है, मिडिल वर्ग के साथ है, निम्न वर्ग के साथ है, उच्च वर्ग के साथ है। इंडस्ट्रियल हो नहीं रहा है, इंडस्ट्रियल जब तक नहीं होगा रोजगार नहीं होगा तो समाज के विकास नहीं होगा, कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगा तो समाज नहीं रहेगा। जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक समाज नहीं चल सकता। आप जो पीस रोड में चलते हैं 100 रुपये दिया जाता है तो 30 रुपये का काम होता है, 70 रुपये खा जाता है। ये दिन ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार ख़त्म करो, सही छत्तीसगढ़ बनाओ। अगले सरकार का यही नियम होगा कि हम लोग सरकार बनाएंगे और जनता के साथ भ्रष्टाचार दूर करेंगे। अच्छा सर, जैसे कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो है आ रहा है स्टेटस की इस बार हम 75 पा रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? कांग्रेस कांग्रेस कौन है? कांग्रेस एक परिवारवाद है ना। नाना है, फूफू है, चाचा है, सब एक ही जगह है ना। कांग्रेस कोई जनता का नहीं है, एक परिवार का संस्था है। कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस इस बार सफाई होगा कि जनता नहीं चाहता है। के द्वारा जन कल्याण जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं और भविष्य में आपके द्वारा और कौन कौन से जनहित के लिए कार्य किए जाएंगे? मैं जनहित का जनता के साथ हूँ, जीवन भर हूँ। मेरा इच्छा है जन सेवा करना, तो मैं यहाँ आकर के जनता के साथ रहता हूँ और सभी कल्चरल प्रोग्राम के साथ रहता हूँ। तब मेरा मन में ये आया है कि मैं एक NGO खोल लूँ, तो मैं एक NGO खोला हूँ, वेलफेयर एजुकेशन, ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशन एंड एजुकेशन सोसाइटी, ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। वर्क क्या होता है सब? इसमें क्या है ना, पब्लिक को जो कोई गरीब कमज़ोर व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ देना है, किसी को शादी विवाह फैसिलिटीज देना है, किसी को स्कूल कॉलेज में एडमिशन देना है, ये तो हम करते हैं, है ना। तो कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, किसी को कोई कॉलेज में भर्ती नहीं हो रहा है, कोई स्कूल में भर्ती नहीं हो रहा है, तो वहाँ जाकर हम लोग शाम जाकर भर्ती कराने का प्रयास करते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे कि इस बार कोरोना जमाना 2 साल तो मैंने मोर देन 10,000 मास्क वितरण किया। मास्क जो क्या है ना मेरे पास मौजूद था, और उस टाइम मास्क का बड़ी डिमांड था, कहीं मेडिकल शॉप में था नहीं और पब्लिक को ज़रूरत था, गवर्नमेंट अलाउ कर दिया था कि मास्क। तो मेरा पास निःशुल्क, मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। मोर देन 10,000 मास्क वितरण किया हूँ, घर घर अन्नदान किया हूँ,
मेडिसिन दान किया हूँ। मेडिसिन जैसे किसी को मेडिसिन देना है ज़रूरी है, तो जैसे टेलीमेडिसिन भी होता है, भैया फलाना मेरा घर में हूँ, मेडिसिन मेरा पास वर्कर थे, मैं टेलीमेडिसिन उनके घर पहुँचा दिया हूँ निःशुल्क, एकदम निःशुल्क। मैं चाहे यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर क्यों ना हो, मैं टेलीमेडिसिन किया हूँ, उनके घर पहुँचा दिया हूँ निःशुल्क। चाहे कोई भी हो, मैं अगला आदमी जानूँ और ना जानूँ, हम जरूरी नहीं है, मैं उनके घर बाय मोटरसाइकिल मेरे स्टाफ जाकर दे के आया है। अच्छा, और भविष्य में और कौन और आने वाला दिन अगर मेरा भगवान कुछ चाहे या उद्यतन राजनीति चाहे तो मैं यहाँ पब्लिक के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ का कल्चरल और आगे ले आऊँगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छा हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छा हो, मूलभूत सुविधाएं अच्छा मिले, पार्क हो, टूरिज़्म हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जैन मंदिर हो, ताकि दूर दूर के लोग, देश विदेश के लोग यहाँ आकर के वो टूरिज़्म यहाँ आनंद लें। उससे इकोनॉमी भी बढ़ेगा। हाँ, यहाँ का जो अमृत धारा है उससे भी अच्छा बड़ा कुछ हम लोग चिरमिरी मनेंद्रगढ़ में करना चाहते हैं। सर, वर्तमान जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इससे पूर्व 15 साल तक आपकी भाजपा की सरकार है और वर्तमान केंद्र में आपकी सरकार है, तो दोनों का जब कार्यकाल है तो उसमें आपकी क्या राय है? देखो भाई, यहाँ जो कार्यकाल 15 साल रमन सिंह जी ने किए हैं, इस समय में जैसे कि एक खंगाड़ बंजर ज़मीन छोड़ देते हैं, उसी टाइम यहाँ का ज़मीन छोड़ा हुआ था। छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं था, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बंजर ज़मीन था। उस बंजर ज़मीन को रमन सिंह 15 साल में बहुत कुछ किया। क्या किया ये मत पूछना, कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक का नवजीवन दिया है, प्रत्येक स्टूडेंट को प्रत्येक कॉलेज दिया है, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, सब कुछ दिया है। ये कोई ना कहे रमन सिंह क्या किया है, उनसे मैं खुद प्रश्न करता हूँ, रमन सिंह बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया है, अन्यथा ये छत्तीसगढ़ को कौन पूछता था? कांग्रेस सरकार जमाने में सिर्फ हेलो होता था कलेक्टर को और किसी को नहीं, लेकिन आज के दिन में बंजर जमीन को हरा भरा किया रमन सिंह ने, और उस हरा भरा जमीन को वर्तमान सरकार ने उसको बालू डाल दिया, एकदम बंजर फिर से कर दिया है। लेकिन रमन सिंह क्या किया है, ये प्रश्न कोई बंदा छत्तीसगढ़ को नहीं कर पाएगा। ये चाउर बाबा नहीं, बहुत बाबा है, स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रास्ता, सड़क, ब्रिज, क्या नहीं किया है। जो ये छत्तीसगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति को नवजीवन दिया है। और मोदी जी अगर इस 5 साल की सेवा कर पाते इस जगह, तो और कुछ छत्तीसगढ़ को वालों को मिल जाता, छत्तीसगढ़ वासियों को और अच्छा फैसिलिटीज़ मिलता। लेकिन योजनाएं नहीं हुआ, जैसे कि आपके आवास योजना, ये सब जो बहुत चीज़ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला दिन यहाँ का सरकार गठन हो तो फिर से नवजीवन इस छत्तीसगढ़ वासियों को मिल जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, आपको मीडिया के माध्यम से जनता को ये जानना चाहता हूँ कि 65 साल राजनीति शासन किया है आपके कांग्रेस सरकार ऐसा राजनीति शासन किया है जो कि आज उनका स्थिति इतना गंभीर है कि गली गली जाकर के वोट मांगना पड़ रहा है। इतना भ्रष्टाचार, इतना दुराचार, इतना जनता को ठगाया, दुखाया, ताकि आज उनको वोट मांगना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है, कोई राजनेता 65 साल शासन में रह करके आज वोट मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। आज बीजेपी के हाल देखिए, वोट मांगना नहीं पड़ेगा, हमारा कार्यकर्ता, हमारा ऊर्ध्वतन नेतृत्व अब जहाँ टिक मारेगा वही जीत जाएगा। लेकिन कांग्रेस आज मतलब चिंतित हो गया, मैं कैसे जीतूँ, किस गली में जाऊँ तो मैं जीत पाऊँगा। लेकिन कांग्रेस का ये दिन आया, वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, भ्रष्टाचार से इतना लिप्त हो चुका है कि ये जीत नहीं पाएगा। उस टाइम मनमोहन सरकार की ज़माना में इतना भ्रष्टाचार हुआ, जैसे कि खुद ही 180,000 करोड़ का कोयला खा गया। करुणानिधि का लड़की 11,000 करोड़ का घोटाला किया, उसका दामाद 9,500 करोड़ का घोटाला किया। ऐसे घोटाला में शशि थरूर वो भी घोटाला किया।
घोटाला कांग्रेस में मतलब नाश नाश में फंसा हुआ है। तो आज जनता जग चुके हैं। आज के जनता है वो कांग्रेस जमाना के जनता नहीं है। आज आधुनिक जनता है। जनता के पास मोबाइल है, 5G मोबाइल है, वो जानती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जनता ठग रहा है कि नहीं ठग रहा है। जनता ठग रहा है। जनता सही जवाब देगा कि कहाँ से जवाब आने वाला मतदान से ही जवाब देगा और कांग्रेस इसमें साफ हो जाएगा। दोबारा चुनाव में वो खड़ा होने हो सकता है लेकिन वोट तो नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, हमारे बीच थे आज चिरमिरी से डॉक्टर गौतम विश्वास जी, सक्रिय कार्यकर्ता भाजपा मनेंद्रगढ़ विधानसभा। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहे टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।